जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। सीधे आपको काशीपुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और भी जो हमारे यहाँ पर स्टॉल लगे हैं और बड़े अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हैं, पारंपरिक उत्पादों के हैं, स्थानीय उत्पादों के हैं, स्थानीय जो हमारे कलाकार हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो विविध प्रकार की प्रस्तुतियां, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हम सबके सामने जिनको प्रदर्शित किया जाएगा, वो सच में इस मेले के स्वरूप को और भव्य बनाने का काम करती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह मेला जिस प्रकार से आज एक भव्य स्वरूप लेता जा रहा है, इस आयोजन से इस क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार की अनेक संभावनाएं सर्जित होंगी और स्थानीय विकास भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारा राज्य भी आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है और अनेक चुनौतियों, अनेक प्रकार की जो परेशानियां हैं उनका सामना करते हुए आज उत्तराखंड हिंदुस्तान के जो प्रथम पंक्ति के राज्य हैं, उन पंक्ति के राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। अनेक ऐसे विषय हैं, चाहे मैं आज सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात करूं, चाहे आज उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिलना हो, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित होना हो, मत्स्य का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो या नवाचार करना हो, या देश में सबसे पहले जिसके बारे में अभी बाली जी कह रहे थे कि चाहे देश की आजादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून प्रदेश के अंदर बनाना हो और या उसको लागू करना हो, इसमें हमने सबसे पहले लीड ली है। और आज मुझे खुशी है कि जो नवाचार, जो ऐतिहासिक निर्णय देवभूमि उत्तराखंड में लिए गए हैं, आज पूरा देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भारतवर्ष के अन्य राज्य भी अब हमारे यूसीसी कानून का लाभ लेने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकली और देवभूमि से निकलकर पूरे भारत को लाभ देने का काम अब प्रारंभ हो गया है। अभी आपने देखा गुजरात ने भी यूसीसी का कानून पास कर दिया है, वहां भी एक विधेयक बन गया है। इसी प्रकार से हमने नकल का कानून बनाया, नकल का कानून भी आज पूरे देश में हमारा एक उदाहरण बन गया है। ऐसे अनेक काम, इसी क्रम में हमारी सरकार काशीपुर के सर्वांगीण क्षेत्र के विकास के लिए भी विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही है। यहाँ काशीपुर में 133 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पार्क विकसित किया जा रहा है। 16 औद्योगिक इकाइयों का आवंटन हो चुका है, जो आने वाले समय पर हमारे यहाँ व्यापार और रोजगार, नौजवान युवाओं को अनेक अवसर उनके लिए सर्जित करने वाला है। इसी प्रकार काशीपुर रामनगर राजमार्ग को 4 लेन में उन्नत करने के लिए 494 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। 3 किलोमीटर लंबा मिनी बाईपास भी प्रारंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष हम लोगों ने यहाँ संभागीय जो परिवहन कार्यालय है, उसका भी यहाँ पर निर्माण भी किया जा चुका है, उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त काशीपुर, हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की सुविधा भी प्रारंभ हो गई है और हमारे यहाँ काशीपुर में भी प्रारंभ हो गई है। इतना ही नहीं, लगभग 1950 करोड़ रुपए की लागत से काशीपुर में पेयजल, सीवरेज, सड़क सुधार और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे महत्वपूर्ण कार्य तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1100 करोड़ रुपए की औद्योगिक हब परियोजना, 100 करोड़ रुपए की अरोमा पार्क परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को तेज गति प्राप्त होगी। शहर में बहुमंजिला पार्किंग, नई तहसील कार्यालय का निर्माण कार्य भी जारी है। मुझे ये बताते हुए विशेष प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने
चैती मंदिर को मानसखंड कॉरिडोर से जोड़कर इसे एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी तेजी से कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से पूरे राज्य के अंदर हमने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जिस प्रकार से चाहे केदारखंड हो, मानसखंड हो, हमारे चारों धाम हो, या हेमकुंड साहब हो, या यहाँ का रीठा साहब हो, नानकबता साहब हो, या मानसखंड के अंदर आने वाले अभी थोड़ी चुप हो जाओ, अभी 5 मिनट पहले मैं बोल लूं, फिर लाने लगा लेना। ठीक है, ठीक है, बोलो। हाँ, ठीक है। जिस प्रकार से हमने केदारखंड, चारों धाम, हेमकुंड साहब और मानसखंड के सभी मंदिर, चाहे वो हमारा चैती मंदिर हो, चाहे यहाँ पर गिरजा मंदिर हो, चाहे आज गोलजू कॉरिडोर हो, चाहे वो हमारा पूर्णागिरी का धाम हो, हाट कालिका का स्थान हो, चाहे वो हमारा गोलजू का स्थान हो, जागेश्वर धाम हो, कोटगाड़ी मैया का मंदिर हो, बैजनाथ धाम हो, बागनाथ धाम हो, ऐसे अनेक मंदिर में नाम लूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे। क्योंकि मैं पूरे देश में कहीं भी जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं कि कितने देव स्थान उत्तराखंड के अंदर हैं, कितने डेस्टिनेशन हैं। तब मैं उनसे कहता हूं, अशोक जी आप तो खैर उत्तराखंड के बगल से लगे हुए हैं, लेकिन मैं कहूं कि उत्तराखंड में जो जितना आगे जाता जाएगा उसको हर जगह पर एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, एक नया धार्मिक स्थान दिखाई देगा। इन सभी स्थानों को हम लोग आज पूरी तरह से नवनिर्माण कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं, इन मंदिरों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, इनकी अवस्थापना विकास कर रहे हैं, इनको आने जाने वाला मंदिर आवास व्यवस्थाएं, परिवहन व्यवस्थाएं, स्ट्रीट व्यवस्थाएं, बिजली की व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्थाएं, सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। इसलिए चैती मंदिर जो कि ऐसे स्थान पर है, ये मां बाल सुंदरी का ये प्रांगण, ये पूरा चैती परिसर, ये हमारा उत्तराखंड का प्रमुख द्वार है। जैसे ही हमारा बिजनौर जिला खत्म होता है, मुरादाबाद जिला खत्म होता है, रामपुर जिला खत्म होता है, बरेली जिला खत्म होता है, पीलीभीत खत्म होता है, तो ये हमारा उधम सिंह नगर शुरू हो जाता है, उत्तराखंड शुरू हो जाता है। तो इस स्थान का पूरा मास्टर प्लान बनना चाहिए, इसका एक भव्य स्वरूप होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैया ने आज शायद मुझे यही बुलवाने के लिए यहाँ बुलाया हो कि यहाँ पर 13 करोड़ रुपए की धनराशि जो हमारे इस कोष में जमा है, मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि इसी पूरे परिसर के विकास के लिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए, इसके मास्टर प्लान के लिए उस धनराशि को, जो भी धनराशि यहाँ मेले से प्राप्त होती है, उसका सारा उपयोग मेले को व्यवस्थित करने के लिए, इस प्रांगण को विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाकर किया जाएगा। मैं इसकी आज ये घोषणा करता हूँ, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि काशीपुर औद्योगिक नगर के साथ साथ आसपास। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साहित्यकारों को सम्मानित किया। डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा गया है, जबकि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा, श्याम सिंह कुटौला, डॉक्टर प्रीतम सिंह, केसर सिंह राय और अताय साबिर अफजल मंगलौरी की दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में 2 आधुनिक साहित्य ग्राम स्थापित करने की घोषणा की है, ताकि साहित्य और साहित्यकारों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिल सके। से जो साहित्य हम सबके समक्ष आया है, मुझे भी उसको पढ़ने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने पढ़ा है, बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त की हैं, सीखा है, इतिहास देखा है। तो ऐसे सभी लोगों को आज यहाँ पर हम सब लोगों ने सम्मानित किया। ये सच में बहुत एक शुभ अवसर है मेरे लिए।
और हम आज इस साहित्योत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड के जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से भी एक ऐसी विभूति को हमने सम्मानित किया है जिनकी लेखनी से साहित्य जगत का प्रत्येक साहित्य प्रेमी परिचित है। डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर, उन्होंने न केवल उत्तराखंड बल्कि समूचे हिंदी साहित्य जगत के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं जो उन्होंने रचनाएं की हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र जी को इस महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त करने के लिए बहुत देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से, अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से और हृदय दिल से उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी, श्री श्याम सिंह फुटोला जी, डॉक्टर प्रथम सिंह जी, श्री केसर सिंह गाय जी, श्री अताय साबिर अफजल मंगलोरी जी को भी उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सर्जन पुरस्कार से सम्मानित होने पर आप सबको भी मैं बधाई देता हूँ। इसके अलावा आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले अन्य सभी अन्य कलाकारों को भी, अन्य साहित्यकारों को भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेषताएं हम सबके समक्ष रखी हैं और आप सभी ने अपनी सृजनशीलता के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत को समृद्ध एवं मजबूत करने के साथ साथ उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी आप सबके माध्यम से। और प्रदेश में आगामी चुनावों की तैयारी को लेकर बीजेपी ने विधानसभा सम्मेलन 2026 की शुरुआत कर दी है। देहरादून के रायपुर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान का आगाज किया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर जोर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और कार्यकर्ता इसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या कुछ कार्य योजनाएं? देखिए, चूँकि सरकार के अभी 4 साल इस दूसरे कार्यकाल के पूरे हुए हैं और डबल इंजन की सरकार के द्वारा बहुत सारे विकास के कामों को आगे बढ़ाया गया है और अभी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम पूरी तरह से राज्य के अंदर 2 माह तक अनवरत रूप से चला है। अनेक जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे, मुख्यालय तक पहुंचने में जिनको काफ़ी परेशानियां होती थी, साधन संसाधन लगते थे, या मैं ये कहूँ कि वो इतनी दूर आने के लिए उनको असमर्थ थे, उन सभी के पास जाकर सरकार ने अपना काम किया है। तो हमारे कार्यकर्ता सभी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, लोगों की लाभार्थी योजनाएं हैं, उनके काम हैं, उन सबको और सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे और हम नीचे तक जो हमारी इकाई है पन्ना प्रमुख, वहाँ तक पहुँचेंगे। आज रायपुर विधानसभा के ऐसे ही प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, प्रमुख पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर संवाद हुआ है और बड़ा जोश सभी के अंदर है। घर घर तक, गांव गांव तक जाएंगे, इतनी सारी उपलब्धियां हैं। आज हमारा राज्य हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में लगातार निरंतर प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें हमारा राज्य पहले स्थान पर आज देश के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। हम और निरंतर प्रगति की ओर बढ़ें। एक एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम एक एक दिन को अपने जीवन का ध्येय मानकर यहाँ के लोगों को, जनगण मन को समर्पित करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत के मौन व्रत को ले चुटकी ली है और उन्होंने कहा कि पहले ही हरीश रावत को राजनीति छोड़कर ध्यान और योग की ओर ध्यान देने की सलाह दी गई थी और अब वो शायद इसे मान भी रहे हैं। मंत्री ने ये भी कहा है कि उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है, इसलिए उपवास और मौन व्रत जैसी बातें कर रहे हैं। कुछ भी बोल रहे, कहीं ना कहीं उसको अपनी असलियत मालूम होती है और अब मुझे लगता है संभवतः रावत जी को मालूम हो गया कि उनकी प्रासंगिकता पूरी तरह से खत्म हो गई। अरे मैंने बहुत पहले सलाह दी थी कि आराम करना चाहिए इस उम्र में, लगता है उसका वो पालन करने जा रहे हैं।
वहीं प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने राजधानी देहरादून में हाल ही में हुई लगातार हत्याओं और महिला अत्याचार की घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि कानून व्यवस्था पर प्रशासन की पकड़ कितनी ज्यादा कमजोर है और प्रदेश में प्रशासन पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। ये बड़ा अफसोस है कि देवभूमि उत्तराखंड जिस तरीके से हम लोग देवभूमि को देखते थे, देवभूमि का नाम पर्यटन के लिए, संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए इस पूरे देश में जाना जाता था। लगातार यहाँ पे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं, दुराचार, बलात्कार के केसेस हैं, चाहे वो आज हत्या के जो केसेस आ रहे हैं, जो छात्र हैं उनके साथ हत्या हुई। आज ब्रिगेडियर जोशी जी के साथ जो मॉर्निंग वॉक में गए थे उनकी हत्या हो गई है। परसों एक छात्र की हत्या हुई, उससे पहले एंजल चकमा की हत्या हुई, एक बच्ची को चापड़ से मार दिया गया, उससे पहले ऋषिकेश में एक महिला की हत्या हुई। लगातार हत्याओं की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस कस्टडी में एक नौजवान की हत्या हो जाती है और ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश में कानून व्यवस्था और सरकार का फेलियर को दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, कानून का कोई डर नहीं रह गया और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। सरकार केवल चुनाव लड़ना चाहती है, सत्ता में रहना चाहती है और वो 24 घंटे सिर्फ चुनावी मोड में है। लेकिन जहां लोगों से, लोगों के हितों से, लोगों की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं, वहां पे सरकार इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही। और घनसाली से भाजपा विधायक शक्तिलाल शाह ने पूर्व विधायक भीमलाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे भ्रष्टाचारियों का स्वाभाविक मिलन बताते हुए कहा कि जनता पहले ही दोनों को चुनाव में नकार चुकी है। शाह ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जनता ने सबक सिखाया और अब दोनों के पास साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने ये भी दावा किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जिससे 2027 का चुनाव कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित होगा। ये तो जाते रहते हैं, कभी यहाँ आ जाते हैं, कभी वहां आ जाते हैं। तो 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक बना दिया और वो जब 2012 में इस घनसाली की जनता ने उनको ऐतिहासिक वोटों से विधायक बनाया, तब वो क्यों चले गए थे? अब फिर जब चले गए थे तो फिर क्यों आए? इनका तो आना जाना बना है। इनका देखिए, जितने भी लोग गए हैं, इनके चाल चरित्र चेहरे को सारी दुनिया जानती है। ये मतलब से आते हैं, मतलब से जाते हैं, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी धरोहर कोई अगर है तो जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करना, जनता के विश्वास को बनाए रखना, मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण है। ये आना जाने वाला फेर जो है, मैं इसको बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ। और मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि आपको जो है 2012 में ऐतिहासिक वोटों से, 24,000 वोटों से घनसाली की जनता ने आपको जिताने का काम किया। तब आपने क्या भारतीय जनता पार्टी के उन वोटर्सों का कोई सम्मान आपके मन में नहीं था? क्या उनकी उस जनादेश का आपने कोई सम्मान नहीं किया? क्यों तुम क्षणिक स्वार्थों में बिक गए? क्यों तुम जो है अपने को देखते हुए चले गए, अपनी भावनाओं को देखते हुए चले गए, अपना ठीक करने के लिए चले गए? तब क्या जनता नहीं थी? ये सब समझते हैं। ये तो आने वाले समय में जनता हिसाब देती है और जनता ने 2 बार दी है, तीसरी बार भी जनता हिसाब देगी। आप पर विश्वास। वहीं चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने ग्रीन कार्ड योजना का शुभारंभ किया, जिससे यात्रियों और ट्रैवल व्यवसायियों को परमिट और कागजी प्रक्रिया में राहत मिलेगी। मंत्री ने बताया कि एक ही कार्ड से कई औपचारिकताएं पूरी होंगी, जिससे व्यवस्था पारदर्शी और आसान बनेगी। साथ ही नारसन बॉर्डर पर सूचना और विश्राम केंद्र भी बनाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। शुभारंभ कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा है और यात्रियों के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं कि यात्रा सफल हो, कुशल हो और सरल हो। उसके लिए ग्रीन कार्ड में कहता हूँ अति महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ग्रीन कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें सभी डॉक्यूमेंट चेक करके आप ग्रीन कार्ड उपलब्ध कर ले सकते हैं और ग्रीन कार्ड QR कोड के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से और आपको कहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप ग्रीन कार्ड का लिंक खोल सकते हैं और आपको ग्रीन कार्ड जब आपको मिल जाएगा तो पूरी यात्रा में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी और आप एक कार्ड के जरिए पूरी यात्रा अपनी नवंबर तक सफर कर सकते हैं। सर, बड़ी चारधाम
गाड़ी फिटनेस बॉर्डर पे चेक करा जाएगा, जाकि उसके गाड़ी के टायर पॉल्यूशन फ्री है नहीं है, उसके नॉन पूरे कर रही है नहीं कर रही ग्रीन के, वो सभी चीजें हम लोग चेक करेंगे और तभी गाड़ी को आगे जाने दिया जाएगा जब वो फिट होगी। उसका ड्राइवर का लाइसेंस, ड्राइवर फिट है नहीं है, सभी चीजें चेक करी जाएगी। टैक्सी वाला इसका जाएगी जैसे जो करेगा, और कहते हैं चलान की कार्रवाई भी उसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे नियम है, उसके तहत कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, यात्रा के समय हमने लोगों ने जो हमारे मालवाहक ट्रक है उनके लिए प्रतिबंध लगाया है कि हमारे जो काम चल रहे हैं इसमें गार्टर्स और बिल्डिंग मटेरियल जा रहा है, वो मटेरियल ना जाए, उस समय बड़े ट्रक ना जाए, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो, और जो रात में जो है मालवाहक वाहन चलें और दिन में यात्रा वाहन चलें, जिससे कि सभी को अपना यात्रा जो है वो सुविधाजनक हो। निश्चित रूप से टाइम फिक्स करा जाएगा। यात्रा जो है रात के 9 बजे के बाद नहीं चलेगी और सुबह 9 बजे से पहले नहीं चलेगी, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए फिर टाइम पे हम लोग मालवाहक ट्रक चलाएंगे और बाकी टाइम पे जो है प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल चलेंगे। स्कूल के जारी नहीं हुआ है ऑर्डर, और कल मैंने एक बैठक रखी है, उसमें बैठक में तय किया जाएगा जो भी है उसको किराए को अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा और सभी के लिए जो सुविधा हो, और जो ज्यादा किराया ले रहे थे उनको कम करा जाए, और जो जिस हिसाब से बस चला रहे उसको हिसाब से उसका स्कूल बस का किराया। तो इसमें कल कार्ड से सबसे बड़ा फायदा तो ये है, और ये कंपलसरी है, पहली बात तो ये है, इसलिए बनाना तो है ही, 4 धाम यात्रा में अगर जाना है। और फायदा ये होगा कि इसकी अधिकांश प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, और ऋषिकेश के साथ साथ हरिद्वार, नारसन, कटापत्थर या हरबटपुर, इस तरह कई जगहों पर, वैसे तो किसी भी ऑफिस में हमारे बन सकता है, लेकिन ये विशेष केंद्र हम लोग बना रहे हैं जहां अधिक मात्रा में ग्रीन कार्ड बनाए जा सकेंगे, जिससे लोगों को, स्थानीय लोगों को भी और बाहर से जो आने वाले हैं उनको सुविधा हो। ऐसा ही वाहन अगर कोई टैक्सी के रूप में चलता पाया जाएगा तो उस पर तो बहुत सख्त कार्रवाई हम लोग पहले भी करते आए हैं और इस यात्रा में भी की जाएगी। इस तरह की चीज़ों को प्रश्रय नहीं दिया जाना है बिल्कुल भी। बाहर की जो गाड़ियाँ आती हैं वो बाहर से यात्री लेके आती हैं, उनका स्वागत है, उन्हीं के बल पर यात्रा चलती है, लेकिन ये भी नहीं है कि वो आके यहीं अपना संचालन शुरू कर दें और यहाँ कंपटीशन क्रिएट करें हमारे गाड़ी वालों से, कोई कन्फ्लिक्ट हो तो उसको भी हम लोग नहीं होने देंगे। दोनों स्थितियों में पूरा नियंत्रण इस बार रखा जाएगा। कैग की रिपोर्ट में जो आया था उसका जवाब भी विभाग ने दे दिया है। उसमें बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो गाड़ियां खत्म हो चुकी हैं क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होते हैं, तो उनकी फिटनेस खत्म पाई जाती है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ गाड़ियां लेट कराती हैं, हमेशा चलता रहता है, ऐसी 10-20 हज़ार गाड़ियां होती हैं जो थोड़ा विलम्ब से कराती हैं, और क्योंकि कैग की रिपोर्ट एक खास समय में होती है तो उस अवधि की कैग की रिपोर्ट में जो गाड़ियां बिना फिटनेस की दिख रही हैं वो भी अगले 1-2 महीने में पूरी हो जाती हैं। कुछ गाड़ियां होती हैं ना जो ओवरलैप करती हैं, आज उनका खत्म हो रहा है वो 4 दिन बाद कराएंगे, 10 दिन बाद कराएंगे, तो वो दिखता है वहाँ पे आंकड़ा, और वो रूटीन है, उसमें कोई ऐसा स्थिति नहीं है। जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उन पे खड़ी रहती हैं, गाड़ियाँ चल नहीं रही होती, जब मरम्मत कराते हैं तब कराते हैं। ऐसा ही ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ ये सभी प्रकार की गाड़ियों की बात हो रही है। ठीक। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।